नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। लेते हैं खबरें सुपरफास्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे हैं। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। वहीं इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट में लिखा कि मैं कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूं। डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार खुद को क्वारंटीन करूंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मैंने कोरोना से बचने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन अनेक विषयों को लेकर लोग मिलते थे। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोविड-19 का समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक कर रहा हूं। मैं यथासंभव अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। सचिन पायलट खेमे के राजस्थान कांग्रेस के विधायक दिल्ली में हैं। उन्होंने बीजेपी की ओर से उनको उनकी पार्टी से दूर रहने का दबाव बनाने की बात का खंडन किया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के विधायक पार्टी से मदद मांग रहे हैं, वो वहां से भागना चाहते हैं। लेकिन सचिन पायलट के खेमे के विधायकों ने मुख्यमंत्री के इस दावे का खंडन करते हुए अपने वीडियो संदेश जारी किए हैं। वहीं बागी विधायकों में से दौसा के विधायक मुरारीलाल मीणा ने भी कहा है कि हमने ना तो कांग्रेस छोड़ी है और ना ही बीजेपी के साथ गए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पीछे पिछले 1.5 साल की कार्यप्रणाली की शिकायत को लेकर हाईकमान के सामने अपनी व्यथा रखने दिल्ली आए हुए हैं। नीमका थाना के विधायक सुरेश मोड़ी ने कहा है कि हमारे आसपास ना तो बाउंसर है, ना हमें बीजेपी ने बंधक बना रखा है। हम यहाँ स्वेच्छा से बैठे हैं। माननीय अशोक जी ने मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अब हम अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि कुर्सी बचाए रखें, पर गलत आरोप ना लगाएं। वहीं इसके अलावा चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि हम लोग यहाँ सचिन पायलट के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं। हम सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपदा के समय भी गरीबों से मुनाफा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल ने कहा कि देश में बीमारी के बादल छाए हैं, इसके बावजूद इंडियन रेलवे मुनाफा कमाने में जुटी है। राहुल गांधी एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना काल में इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से जब 25 मार्च को देश में अचानक से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में फंस गए थे। इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की। इन ट्रेनों से लाखों लोग अपने घरों को लौटे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेसी नेताओं की ओर से लगातार उन पर तंज कसा जा रहा है। वहीं अब नागपंचमी के मौके पर पूर्व पीसीसी चीफ और कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लिया है। अरुण यादव ने सिंधिया की तस्वीर ट्वीट करते हुए लोगों को
नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी। वहीं इस तस्वीर पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी। गौरतलब है कि इसी वर्ष मार्च महीने में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि कांग्रेस पहले की तरह की पार्टी नहीं रह गई है, इसलिए वहां रहकर जनसेवा नहीं हो सकती। वहीं हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य में कोरोना वायरस से मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिट्ठी लिखी है। 2 पन्नों की चिट्ठी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि राज्य में कल 2500 मामले सामने आए हैं, लेकिन आपकी सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना की पॉलिसी अपना रखी है, जिससे स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। जब तक पारदर्शी तरीका नहीं अपनाया जाएगा, लड़ाई अधूरी रहेगी और हालात और भयावह हो जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है। लोग इस कोरोना से कम व्यवस्था से डर रहे हैं। यही कारण है कि लोग टेस्ट कराने के लिए नहीं आ रहे हैं। यही सरकार के लिए असफलता है। कोरोना का डर दिखाकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस पर लगाम न लगाई गई तो हालात विपदा में बदल जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि आपकी सरकार की ओर से दावा किया गया कि 1.5 लाख बेड की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन 20,000 मरीज आने के बाद ही अफरा तफरी मच गई है। उन्होंने सवाल किया कि अगर अस्पतालों में अगर भीड़ है तो यूपी सरकार महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं बना रही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। सीएम आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वो श्री राम जन्मभूमि परिसर में पीएम मोदी के दौरे की रूपरेखा का खाका तैयार करेंगे और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के साथ भूमि पूजन में आ रहे अतिथियों को लेकर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के इस दौरे में उनके साथ गृह मंत्रालय, पुलिस और पर्यटन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। भूमि पूजन को लेकर पीएमओ की ओर से अधिकृत कार्यक्रम अभी तक नहीं आया है। इसकी वजह से प्रशासन तैयार को लेकर सोच विचार में है, लेकिन शुक्रवार दोपहर बाद डीएम अनुज कुमार झा को संदेश आया कि मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाकों में रणवीरगढ़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान को पैर में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए बामन बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि सेना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और अन्य अर्धसैनिक बलों की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन में लगी है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छुपने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जब आतंकियों को घेरकर सरेंडर करने को कहा तो आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद सेना की कार्रवाई में पहले एक आतंकी मारा गया और कुछ ही देर में सेना ने दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। आसपास से गुजरने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। कोरोना वायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों में मानव परीक्षण चल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली स्थित एम्स में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को भारत बायोटेक की ओर से तैयार की गई कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया। वह दिल्ली का पहला व्यक्ति था जिसे इंजेक्शन दिया गया। दरअसल भारत बायोटेक और जायडस कैडिला दोनों ही कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे चरण की अनुमति दी गई थी और 15 जुलाई को वैक्सीन की पहली खुराक को कोरोना उम्मीदवारों को दिया गया था। इस
इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन का जल्दी भारत में परीक्षण किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ काम कर रही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि विनियामक की मंजूरी मिलते ही भारत परीक्षण की शुरुआत कर देंगे। कोरोना महामारी के बीच भारत ने नॉर्थ कोरिया को 10 लाख डॉलर की मेडिकल सहायता भेजी है। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिले अनुरोध के बाद किया गया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि नॉर्थ कोरिया चीन का करीबी है और चीन से मौजूदा समय में भारत की तनाव चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत उत्तर कोरिया में मेडिकल उपकरणों की कमी और वहां के हालात के प्रति संवेदनशील है और उसने टीबी की दवा के रूप में 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया। मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता उत्तर कोरिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से चलाए जा रहे 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत होगा। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं इजराइल में अब तक सिर्फ 59,475 लोग संक्रमित हुए हैं और 448 लोगों की कोरोना से जान गई है। लेकिन यहां के युवा गुस्से में हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने के घर पर हजारों युवा बीती रात प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वायरस महामारी को ठीक से डील नहीं किया है। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की और उसके सरकारी घर के बाहर की सड़कें बंद कर दी। शुक्रवार में कोरोना पर काबू पाने के लिए नेतन्याहू की तारीफ हो रही थी। मरीज कम आने की वजह से कई हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था, लेकिन मई में उन्होंने इजराइल के लोगों के सामने जीत का ऐलान किया और सावधानी बरतते हुए घरों से निकलने की अपील की। नेतन्याहू की ओर से लोगों के घरों से बाहर निकलने की अपील करने के कुछ ही हफ्तों बाद हालत खराब हो गए। हर रोज आने वाले नए संक्रमण के मामले बढ़कर 2000 हो गए। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से फैंस उनके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। फैंस के इस लगातार प्यार और सहयोग के लिए एक्टर भी कई बार आभार जता चुके हैं। एक बार फिर से अपने लेटेस्ट ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने फैंस को धन्यवाद कहा है। इस बार उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि वो अपने अंदर से लोगों के प्यार और सपोर्ट को मिटा नहीं सकते। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपने जो प्यार और सहयोग के लिए अपने हाथ उठाए वो मेरी ताकत है, ये मैं अपने अंदर से कभी मिटने नहीं दूंगा। वहीं इंस्टाग्राम पर भी अपनी बात साझा करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि ये जलसा के फाटक सील्ड है, सुनसान है, लेकिन उम्मीद है, दुनिया कायम है। भगवान चाहे तो ये दोबारा उसी प्यार से भर जाएंगे। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13,37,022 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को देश में लगातार दूसरे दिन 48,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 48,895 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुरुवार को देश में 48,440 मरीज मिले। राहत की बात यह है कि अब तक 8,50,107 लोग ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 32,514 लोग बीमारी से रिकवर हो गए। वहीं 661 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा भी 31,000 के पार हो गया है। अब तक 31,406 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,55,089 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,615 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में शुक्रवार को 278 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 3,57,117 हो गए हैं, जिनमें 1,99,967 रिकवर और 13,132 मौतें शामिल हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,000
57 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस महामारी से 54 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,06,980 हो गए हैं। इसके अलावा शहर में अब तक 5,984 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे और बेंगलुरु में कोरोना वायरस के केसों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों शहरों में रोज जितने लोग रिकवर हो रहे हैं, उसकी तुलना में रोज 4 गुना नए केस सामने आ रहे हैं। इनकी रिकवरी रेट भी काफी निराशाजनक है। शुक्रवार तक पुणे का रिकवरी रेट 35%, जबकि बेंगलुरु का 23% था। इसके उलट कोरोना रिकवरी रेट का राष्ट्रीय औसत करीब 60% है। असम में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। असम में 33 से 28 जिले पानी हैं और ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 89 हो गया है। 25 लाख से ज्यादा आबादी इस संकट से जूझ रही है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद समस्तीपुर के कल्याणपुर के 4 पंचायतों में लोगों को भारी समस्याओं से जूझना पड़ा है। बागमती नदी ने उन पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं स्कूल। सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग जुगाड़ वाले नाव से सामानों को ढो रहे हैं या उससे आवाजाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि बागमती नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। इसी बीच समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड की 5,000 से अधिक की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। इस बाढ़ के पानी में प्रखंड के गोवर सिट्ठा का सरकार मिडिल स्कूल डूब गया है। यहाँ बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया है। कई जगहों पर सड़क के ऊपर पानी आ गया है, जिससे लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। यूपी के गोंडा से अगवा हुए एक व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस घटना में 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाली एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपहरण की वारदात सामने आने के कुछ ही घंटे बाद यूपी पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ की भी खबर है। दूसरी तरफ सकुशल रिहाई कराने वाली एसटीएफ की टीम को सरकार ने 2 लाख का इनाम दिया है। मुठभेड़ के 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने घटना के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव और दीपू कश्यप घायल हुए हैं। यूपी का एक और शातिर बदमाश पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक 1 लाख का इनामी बदमाश टिंकू कपाला एसटीएफ के साथ हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ और टिंकू कपाला के बीच ये एनकाउंटर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिला बाराबंकी में हुआ। बाराबंकी के सतर्क इलाके में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी टिंकू कपाला को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक कई सालों से टिंकू कपाला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। टिंकू कपाला दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट जैसी तमाम वारदातों को अंजाम दे चुका है। उस पर लूटपाट, डकैती, हत्या की कोशिश, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हैं। टिंकू कपाला लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र का ही निवासी था। उस पर लखनऊ के विभिन्न थानों में कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एमपी के गवर्नर पद की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 21 जुलाई को निधन हो गया था। अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक मध्य प्रदेश में नए राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का भी कार्यभार संभालेंगे। लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 21 जुलाई को सुबह निधन हो गया था। 85 वर्षीय लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे। उनका इलाज लखनऊ के एक अस्पताल में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस दौरान तीनों राज्यों मसलन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी।
5 दिन शांत रहने के बाद डीजल के दाम में एक बार फिर से उबाल आया है। शनिवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इनमें 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80 रुपए 43 पैसे और 1 लीटर डीजल का भाव 81 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हालांकि पेट्रोल के रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अंतिम बार बीते 24 जून को पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हुई थी। इसमें बीते 26 दिनों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं जुलाई में डीजल 1 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। कीमतें बढ़ने से पहले दिल्ली में 6 जून को पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे और डीजल 69 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर था। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और देश के कई राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की भी खबरें आ रही हैं। असम में बारिश का कहर इतना बरपा है कि वहां बाढ़ आ गई और हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। इसके अलावा बिहार में ज्यादा बारिश से बाढ़ आ चुकी है। असम और बिहार समेत 20 राज्यों में आपदा प्रबंधन बल ने 122 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। वहीं मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कर्नाटक, अंडमान और निकोबार, कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की संभावना है। और इसी के साथ आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जायजा ले रहे हैं व्यवस्थाओं का। आदित्यनाथ वहां पर मौजूद जो लोग हैं उन सभी से पूछ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 अगस्त को राम मंदिर का जो शिलान्यास होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और जिस जमीन पर हवन पूजन होगा वहां का सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। वहां का जो प्रशासन है उनसे पूछताछ कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं और वहां के जो अधिकारी हैं, जो भी वहां पर प्रशासन जो मौजूद है, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सही जानकारी दे रहे हैं। और यही वो जगह है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर हवन किया जाएगा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जहां पर हवन होना है और इस जगह का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।